हेलो बच्चों, आपको हमारे एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस में आपका स्वागत है। आपको इस चैनल से वाणिज्य से संबंधित अर्थात कॉमर्स से संबंधित सारी एजुकेशनल जानकारियां आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। आपको केवल लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए ताकि संस्थान के द्वारा जो भी नए नए वीडियो बनाए जा रहे हैं उसको आप तक आसानी से पहुंच सके, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से संस्थान को एक मनोबल बढ़ता है। आप प्रत्येक वीडियो के नीचे में लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है वह कृपया करके उसको क्लिक कर दें ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। अब आते हैं टॉपिक पे बात, समय ज्यादा जाहिर नहीं करते हुए कि आज हम लोग आईकॉम सेकेंड ईयर का जो विषय वस्तु है एक व्यावसायिक अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी, उसको स्टार्टअप करने जा रहे हैं। आज के बाद से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चन विथ लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। आप प्रयास कीजिए कि प्रत्येक क्लास में जितनी सारी चीजें बताई जा रही है उनको गहनता से आप अध्ययन कीजिए, और जो भी आप अध्ययन कीजिए उसको आप अभ्यास करने की कोशिश कीजिए, ताकि जब भी एग्जाम में आपका इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस चीज को भली भांति से लिख पाएंगे। जैसे आपका एग्जाम्स में मल्टी चॉइस क्वेश्चंस एक आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्लस शॉर्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप ऑफ द क्वेश्चंस। लेकिन हम अपने लेक्चर्स में ऐसी बातों को आप तक पहुंचाएंगे जिससे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो जाएगा, आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस जो है विथ लेक्चर के माध्यम में आपको मनोमस्तिष्क पर सारी जानकारियां दी जाएगी, और आपको ऐसा महसूस होगा कि हम अपने आने वाले एग्जाम्स में इस सवाल का आंसर लिख लेंगे। लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चंस आएगा, जिसमें आज का मैं टॉपिक दिया हूं कि एक बिजनेस में मैनेजमेंट की क्या भूमिका होती है। क्या वह साइंस के रूप में देखा जाता है या आर्ट के रूप में देखा जाता है। उसी में से मैं क्वेश्चन बनाया हूं कि मैनेजमेंट इज द बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस, एक्सप्लेन अबाउट इट, व्हाट इज द नीड ऑफ द मैनेजमेंट। कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, आप समझाइए। और प्रबंध की आखिर क्या आवश्यकता है बिजनेस में, आखिर किसी भी संस्थान हो उसमें मैनेजमेंट की क्या पोजीशन होती है, क्या जरूरत होती है। इसी चीज पर आपको अध्ययन करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जो स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि किसी भी विषय का व्यवस्थित ज्ञान ही प्रबंध है, किसी भी विषय का व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान है, और प्रबंध भी व्यवस्थित ज्ञान है। विज्ञान की विशेषताएं इसमें पाई जाती है। प्रबंध के अनेक सार्वभौमिक सिद्धांत हैं जो सभी जगह लागू होते हैं। विज्ञान की भांति प्रबंध भी कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करता है। मतलब किसी भी संस्था, किसी भी व्यवसाय, चाहे वह सोल ट्रेड हो, पार्टनरशिप हो, चाहे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, ना लाभ ना कमाने वाली संस्थान हो। जैसे लाभ ना कमाने वाली संस्थान में कौन सा बोला जाता है, व्यापारिक संस्थान को छोड़ करके, जैसे कॉलेज, अस्पताल, अनाथालय, वृद्धाश्रम। मतलब ये ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर मूल भावना कल्याण का भावना होता है। मतलब अगर वृद्ध आश्रम का उदाहरण हम लोग लेते हैं तो वहां पर जो भी लोगों को रखा जाता है, अर्थात वृद्ध लोग को, उसको सेवाएं प्रदान करना पड़ता है, मतलब देखभाल करना पड़ता है। अगर अस्पताल का उदाहरण देते हैं तो अस्पताल का मूल भावना लाभ ना कमाना होकर के मरीजों की सेवा करना होता है। जैसे अगर विद्यालय का अगर उदाहरण लेते हैं तो विद्यालय का मूल भावना और मूल उद्देश्य रहता है कि बच्चों को यानी छात्रों को शिक्षा देना, ना कि विद्यालय में जिस प्रकार से एक व्यापारिक संस्थान का उद्देश्य होता है कि हम अपनी व्यापारिक क्रियाविधि करके लाभार्जन को बढ़ाना है, लाभ को अर्जित करना है।
लेकिन अगर विद्यालय का उद्देश्य हमारा लाभ अर्जित ना करना बल्कि विद्यार्थियों को शिक्षा देना, तो जस्ट लाइक ये सब संस्थाएं जो है, तो हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं, कैसे ज्यादा से ज्यादा सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, और एक निर्धारित उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हमको किस तरह का कदम उठाना पड़ेगा, तो वह कदम है मैनेजमेंट, प्लानिंग। और ये मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है कि जिस संस्थान में जिस तरह का भी संस्थान हो, उसमें अगर प्रबंध की व्यवस्थित तरीका हो, अगर सुचारू रूप से प्रबंध चलता हो, तो एक आशा किया जाता है कि उस संस्थान में निर्धारित लक्ष्य को पूर्ति किया जा सकता है। लेकिन अगर प्रबंध का आधार, प्रबंध का स्तर ऊंचा ना होकर के नीचा रहेगा, मतलब उसका जो गुणवत्ता जो है तो सही नहीं रहेगा, प्रबंध जिस तरीके का करना चाहिए था उस तरीके का प्रबंध ना करके हम अच्छे तरीके का प्रबंध ना कर पाए, तो हमें लाभ की जगह पर हानि होगा। अर्थात अगर ना लाभ कमाने वाली संस्था को अगर प्रबंध कर रहे हैं वहां पर, तो हमें जो उद्देश्य हमारा है कि एक निश्चित व्यक्ति को या निश्चित लोगों को हमको सेवा देना है, कल्याण करना है, तो वो सेवा हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पर है क्या कि अगर किसी भी विषय वस्तु पर अगर व्यवस्थित आपका ज्ञान है तो विज्ञान के दायरे में रखा जाता है। जस्ट लाइक प्रबंध भी, मैनेजमेंट भी एक व्यवस्थित ज्ञान जिसके पास रहता है वही प्रबंध कर पाता है। हर इंसान प्रबंध अच्छी तरीके से नहीं कर पाता, वह काम कर लेता, वह संस्था का जन्म दे देता, लेकिन मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाता। इसलिए मैनेजमेंट वही करता है जिसके पास में विशेष ज्ञान हो। इसलिए एक उदाहरण के जरिए से पर समझा जा सकता है कि आज देखिए हम लोगों के चारों तरफ बैंकिंग व्यवस्थाएं चालू है, हर जगह बैंक है। लेकिन जब भी कोई कस्टमर जाता है तो सबसे पहले वहां पर क्या पहला पद दिखाई पड़ता है कि बैंक मैनेजर। तो उस बैंक मैनेजर का उद्देश्य क्या होता है और उसका कार्य क्या होता है कि बैंक को अच्छी स्थिति में लाने के लिए प्रत्येक प्रकार का प्रबंध करना है, मतलब कैसे कस्टमर को अच्छी से सेवाएं दिया जा सके, इसके लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है उस बैंक मैनेजर को। अगर वहां पर किसी प्रकार का टेक्निकल प्रॉब्लम है तो ये चीज का कार्यवाही का जिम्मा, इस चीज का उत्तरदायित्व बैंक मैनेजर को होता है। तो जस्ट लाइक जिस तरीके से एक बैंक के पास मैनेजर होता है, बैंक में एक पद होता है मैनेजर का, जस्ट लाइक अगर एक बिजनेस से कंपेयर किया जाए तो उस बिजनेस में अगर सोल ट्रेड का स्वरूप है उसका, तो उसमें वह व्यक्ति खुद मालिक तो होता ही, साथ साथ में प्रबंधक का भी भूमिका में होता है। अगर मान लेते हैं साझेदारी व्यवसाय है तो उस व्यवसाय में कम से कम 2 सदस्य होते हैं, अधिकतम 20 सदस्य होते हैं। तो अगर प्रबंध की भूमिका में रहना पड़ेगा तो सारे सदस्यों को उस चीज का अदा करना पड़ता है। अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का दायरे में लेते हैं अगर बाय द वे, तो उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जितने सारे होते हैं वह हमारा मैनेजमेंट का वर्क करते हैं। तो जस्ट लाइक इसमें से जितने सारे प्रबंध के सार्वभौमिक सिद्धांत होते हैं सभी जगह पर लागू किए जाते हैं। जिस विज्ञान की भांति प्रबंध भी कारण और परिणाम को दर्शाता है। जैसे साइंस, किसी भी तरह का घटना घटित होता है तो साइंस कहता है किस कारण से हुआ, किस कारण से हुआ और इसका रिजल्ट क्या होगा। जस्ट लाइक अगर मैनेजमेंट अगर किया जाता है तो किस कारण से मैनेजमेंट किया जा रहा है और इस मैनेजमेंट को करने के बाद में मेरा प्रतिफल क्या होगा, मैनेजमेंट करने के बाद में परिणाम क्या होगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि प्रबंध हमारा विज्ञान है। अब देखते हैं कला कैसे है। कला का अर्थ सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप देने से होता है। कला का अभिप्राय यह जानना है कि कोई काम किस प्रकार किया जा सकता है और वास्तव में उसे कैसे करना है। कला की विशेषताओं की कसौटी पर प्रबंध खरा उतरता है। इसलिए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रबंध एक कला है। मतलब ये प्रबंध क्या सिखाया हम लोगों को, एक सिखाया कि आखिर कहीं पर भी किसी भी संस्था में अगर मैनेजमेंट किया जा रहा है तो कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, कौन सा रूल्स होगा, कौन सा रेगुलेशन होगा, ताकि मैनेजमेंट मेरा अच्छी तरीके से हो जाए। मतलब सैद्धांतिक रूप से, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में बदलने के लिए, प्रैक्टिकल में लाने के लिए हमको कैसे किया जाए, कैसे इसको कंप्लीट किया जाए, कैसे इसको जो भी गतिविधियां हैं
उसको एक सही अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए, ये चीज हमें किस रूप में दिखाता है? प्रबंध कला के रूप में। माने आर्ट क्या है, कैसे कर सकते हैं उसको, इसलिए यहां पर लिख दिए हैं वास्तव में उसे कैसे करना है वास्तविकता में, वह हमारा कला के रूप में देखा जाता है। इस रूप से कहा जा सकता है कि दोनों विषयों में अध्ययन करते हुए कि प्रबंध आपका कला भी है और विज्ञान भी है। मतलब मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। माने प्रबंध को साइंस के रूप में भी देखा जाता है और कला के रूप में देखा जाता है। तो अब एक चीज और क्या है कि अगर आपके एग्जाम में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन अगर रहेगा, ये तो आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन में आपको इतना डिस्कशन करके आपको मस्तिष्क में आ गया होगा ये बातें, लेकिन अगर लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन अगर ऐड करना होगा तो आपको जोड़ देगा एक सवाल में कि व्हाट इज द नीड ऑफ द मैनेजमेंट, कि प्रबंध की आवश्यकताएं अगर किसी संस्थान में है तो किस आधार पर, क्या रीजन है। तो मैंने लिखा प्रबंध की आवश्यकता सभी संगठनों में है, ऐसी कोई संगठन नहीं है जहां पर मैनेजमेंट ना हो। अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो किसी भी चीज को अंजाम नहीं दिया जा सकता। इस आवश्यकता के प्रमुख कारण निम्न है। पहला, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जो मैंने अभी फिर बताया आपको कि किसी भी प्रकार का संगठन है तो उसका एक खास उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए प्रबंध का होना बिल्कुल जरूरी है। अगर उस संगठन में प्रबंध अच्छी तरीके से ना किया जाए तो एक निर्धारित उद्देश्य जो होता है उस संगठन का, वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। दूसरे पॉइंट में हम आते हैं कि विभिन्न क्रियाकलापों और कार्यों का समन्वय स्थापित करने के लिए, अगर एक संगठन नवनिर्मित है और वहां पर एक निर्धारित उद्देश्य भी प्राप्त करना है, तो जितनी सारी क्रियाकलाप हो रही है, चाहे उस संगठन में अगर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, और उस संगठन में काम अगर हो रहा है तो कैसे फैक्ट्री में कैसे उत्पादन किया जाए, इसमें समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। एक स्टाफ दूसरे स्टाफ के साथ कैसे अपने कार्य को अंजाम देते हैं और वो दोनों कैसे कार्य को में समन्वय बैठाते हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाते हैं, ये भी हमारा मैनेजमेंट के पोजीशन में आता है। मतलब उस स्टाफ के बीच में, उस फैक्ट्री में जितनी सारी मशीन है और वो मशीन में काम करने वाले लोग हैं, और उस मशीन के द्वारा जो भी प्रोडक्शन हमारा हो रहा है, और उस प्रोडक्शन वाले सामान को हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वितरण का कार्य कैसे करना है, कहां तक हमको पहुंचाना है, कैसे हमारा रिटेलर तक पहुंचेगा वो सामान, और रिटेलर के पास जाने के बाद उपभोक्ता के हाथों में कैसे पहुंचेगा। यानी कि कोई भी उत्पादित वस्तु का अंतिम इकाई उपभोक्ता ही होता है। वह उपभोक्ता अगर किसी सामान का उपभोग कर लेता है तो वह हमारा अंतिम कड़िया, और मतलब वह उपभोक्ता के पास में आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए उस सामान से संबंधित। तो अगर सामान अगर अच्छी होती है, माने उस उत्पादित वस्तु का गुणवत्ता अगर अच्छा होता है, तो वह उपभोक्ता सोचता है कि हाँ, अगला बार में फिर इस तरह का उत्पादित सामान को मैं यूज करूंगा। तो उसका मस्तिष्क संतुलित अवस्था में रहता है, और यानी कहा जा सकता है कि वह सामान की सीमांत उपयोगिता बढ़ी हुई रहती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक फैक्ट्री में जितने सारे क्रियाकलाप और कार्य होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम भी प्रबंध के जिम्मे में होता है। अब आते हैं तीसरा, समूह क्रियाकलाप में व्यक्ति के सर्वोत्तम सहयोग करने के लिए, अगर एक कहीं ग्रुपिंग वर्क हो रहा है, ग्रुपिंग वर्क, तो उस तरह का संस्थान में जितने सारे सामूहिक क्रियाकलाप होते हैं उसमें से आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, एक दूसरे से सहयोग कैसे लिया जाए, और सहयोग का स्तर सर्वोत्तम कैसे हो, यह भी हमारा प्रबंध का ही एक भाग है। और इसी के लिए जरूरत पड़ती है कि प्रबंध उस संस्थान में किया जाए। अगर प्रबंध की व्यवस्था अगर ना हो तो ये जो भी निर्धारित उद्देश्य रहता है संगठन का, उस निर्धारित उद्देश्य तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और चौथा पॉइंट हमने लिया है, सभी प्रकार के संस्थाओं में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, जो भी संस्थाएं हैं, जिस प्रकार की भी संस्थाएं हैं, उसका एक खास निर्धारित लक्ष्य होता है। जैसे एक कहा जाए, कल्पना किया जाए कि आप भी इस चीज को सवाल का आंसर दे सकते हैं कि एक कोई भी
भी व्यक्ति दुकान करता है, छोटे लफ्जों में बता रहे हैं, तो उसका प्रधान उद्देश्य क्या होता है कि उस व्यापारी जो हमारा सोल ट्रेडर है, वह व्यक्ति के दिलो दिमाग में प्रथम उद्देश्य रहता है कि हम एक बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हमें लाभ होगा, मतलब उसके दिमाग में सेट है लाभ होना। अब लाभ कमाने के लिए वो उसके दिमाग में फिर आ जाता है कि आखिर कैसे प्लानिंग करें कि इस लाभ यानी निर्धारित लक्ष्य तक हम पहुंच सके, और उस लाभ को लेने के लिए प्लानिंग किया, और उस प्लानिंग के अनुरूप में फिर वह मैनेजमेंट करने लगा कि कैसे मैनेजमेंट किया जाए, कहां से हम परचेज करें, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य है उसको कैसे हम रिटेल काउंटर को अच्छा से बनाए ताकि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हो, कैसे सामान की क्वालिटी को सुधारा जाए, कैसे सामान का दर रखा जाए, रेट कैसे रखा जाए, और कस्टमर के साथ कैसे व्यवहार किया जाए। तो ये सारी चीजें चाहे सोल ट्रेड हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे ज्वाइंट स्टॉक कंपनी हो, सभी जगह प्रबंध की घोर आवश्यकता पड़ती है। अगर प्रबंध ना किया जाए उस संस्थान में, तो वह चाह करके भी जो भी निर्धारित लक्ष्य है उसको पाना पॉसिबल नहीं है, माने संभव नहीं है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी है, और प्रबंध की आवश्यकता जो पड़ती है वो विभिन्न प्रकार के संगठन, जो भी संगठन हो, सभी संगठनों में नितांत आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जो भी आपके बीच में डिफाइन किए या समुचित तरीके से आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, और आशा और उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक को मैंने जो लिया वह हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में प्रश्न बन सकता है कि प्रबंध कला और विज्ञान है, सत्य है अथवा असत्य, एक नंबर का सवाल में आ सकता है। लेकिन अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कि प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों, इनमें से कोई नहीं, और कोई तीसरा वर्ड भी दे सकता है। तो इस स्थिति में क्या है कि आपको लिख सकते हैं, तो मैंने कई प्रकार का प्रश्न आपका इसमें बन सकता है। तो ये एक नंबर का भी सवाल हो सकता है, शॉर्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस भी हो सकता है, लॉन्ग टाइप ऑफ द क्वेश्चंस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आज मैं बिजनेस स्टडी का जो स्टार्टअप किया हूं क्लासेस, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर से मैं उठाया हूं मैनेजमेंट, तो इसमें धीरे धीरे आपको प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार से आपको लेक्चर के माध्यम से आपको अप टू डेट करवा दिया जाएगा, और आशा और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप जो भी क्लासेस होती है उस क्लास में अभ्यास करने की कोशिश कीजिए और मेमोरी में लाने की कोशिश कीजिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये टॉपिक को आपके दिलो दिमाग में छा गया होगा, स्मरण हो गया होगा। और इस प्रकार से अगली क्लास में मैं फिर दूसरा टॉपिक को मैं उठाऊंगा, और बहुत ही रुचिपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही मजेदार चीज लाऊंगा। और प्रत्येक क्लास में आप कोशिश कीजिए कि हर प्रश्न पर गंभीरता से निगाह रखें, और मेरी तरफ से एक आग्रह है सभी लोगों, सभी ऑडियंस से और सभी लोगों से कि आप मेरे कॉमर्स एजुकेशनल चैनल कॉमर्स चॉइस इसमें भाग लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे द्वारा जितने सारे नए वीडियोज बन रहे हैं उसको लाइक करने का कोशिश कीजिए। और यही दो चीज है, वह संस्थान को एक गतिशील अवस्था में लाता है और संस्थान को एक प्रोत्साहित करता है। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। हाँ, प्रत्येक वीडियो के नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब होगा, उस बटन को क्लिक करने का कोशिश कीजिएगा, घंटी संटी बजाने की कोशिश कीजिएगा, ताकि मैं फिर नए वीडियो बना सकूंगा और आप तक पहुंचा सकूंगा। और जो भी संस्थान का उद्देश्य है आप सबों के बीच में ज्ञान अर्जन करवाना, वो भली भांति आपको निरंतर होता रहे और नए नए वीडियोस आपको मिलता रहे। और शेष सारी चीजें तो अब सब ठीक है, और फिर नई क्लास में आपके बीच में मैं उपस्थित हूँगा, और आप सब भी अच्छी तरीके से रहें, बी पेशेंट्स, एंड नया वीडियो मैं फिर पुनः आपके बीच में लाऊंगा। ओके, थैंक यू।